ईपीएफ सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि ईपीएफ क्या है, कौन इसका मेंबर बनता है और सैलरी से कटने वाला पीएफ आखिर कैसे जमा होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपका ईपीएफ अकाउंट आखिर काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन सी रकम जमा होती है, उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है और पासबुक देखकर आप क्या क्या समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि किसी एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में आखिर कौन-कौन सी रकम है वो जमा होती है? मतलब सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और दूसरी रकम भी इसमें जुड़ती है? ये जो एम्प्लॉय का जो ईपीएफ अकाउंट है, उसमें चूंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है और उस पर इंटरेस्ट भी आता है। तो यह तीनों आइटम उसमें जो उसका ईपीएफ अकाउंट है उसमें दिखती है। एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, ईपीएस का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है और इंटरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, और इंटरेस्ट भी दोनों का अलग अलग दिखता है उसका ईपीएफ अकाउंट में। ओके, तो अब जब अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है? मतलब इंटरेस्ट जोड़ने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है और किस बैलेंस के आधार पर जो इसकी कैलकुलेशन है बेसिकली वो की जाती है? वो ऐसा है कि आपका जो इंटरेस्ट है, एक तो इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साल में एक बार डिक्लेयर करती है कि पिछला साल जो खत्म हुआ उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके। पीएफ अकाउंट में मिलेगा। पिछले साल का 8.5% आया है। अब वो कैलकुलेट कैसे होता है? अब जैसे जिस तारीख को एम्प्लॉयर ने पैसा आपका जमा कराया है ईपीएफ ऑफिस में, तो उस तारीख के बाद में उस तारीख से ब्याज गिना जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका, तो जैसे 30 तारीख को सैलरी हो गया, 1 हाँ, तारीख को सैलरी हो गया, तो आपके सैलरी में से तो आपका हाँ, पैसा कट जाता है, पर वो ऑटोमेटिकली आपके ईपीएफ अकाउंट में नहीं जाता है। उसके लिए एम्प्लॉयर को चालान भरना पड़ता है और एम्प्लॉयर को ओके। पेमेंट करना पड़ता है। तो जिस जिस तारीख को एम्प्लॉयर ने जमा करवाया है, जिस दिन क्रेडिट हुआ है बैंक में, उस तारीख से आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब पूरे साल में जितनी बार कंट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट है होता है, उसी तरह से आपके ईपीएफ अकाउंट में तो इंटरेस्ट सर, जैसे कैलकुलेट कि अभी आपने भी ये ज़िक्र किया कि हर साल जो ईपीएफ का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट वो बदलता ही रहता है, मतलब बदलता रहता है बेसिकली। तो मुझे ये जानना है कि जो ये इंटरेस्ट रेट है ये एक्चुअल में कौन तय करता है और इसके पीछे की जो मतलब तय करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? देखिए, ऐसा है, इंटरेस्ट जो है वो जो पीएफ का बोर्ड है हुँ। वो डिक्लेयर करता है, और मतलब फाइनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। अब उसमें क्या क्या कारक है, वो कारक तो कभी डिस्कस या डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, परंतु पीएफ का जो एक्चुअली जो पैसा पीएफ प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा होता है, उसका अल्टीमेटली बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर कितना रिटर्न आया है, प्रोविडेंट फंड ऑफिस के पास में बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा भी पड़ा है, तो उस पर भी जो अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है वो तो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट वगैरह की हुई है वो भी कंसिडर किया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो हेल्प दे करते हैं गवर्नमेंट को डिसाइड करने में कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्रेडिट किया जाए पीएफ अकाउंट को। अब अगर कोई एम्प्लॉयी अपनी ईपीएफ की जो पासबुक है वो देखता है तो उसमें उसे कौन-कौन सी वो जानकारी जो है वो देखने को मिलती है एंड पासबुक को जब हम पीएफ के पासबुक की बात करते हैं तो इसको सही तरीके से पढ़ना और समझना कितना ज़रूरी है या कोई ऐसी जो पॉइंट्स है जो बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए पासबुक पढ़ते समय? देखिए, जैसे आपकी सेविंग बैंक की पासबुक कैसे होती है, इसी तरह से आपकी ये प्रोविडेंट फंड की पासबुक है, जिसमें आपका आपका नाम रहेगा, आप कहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का नाम रहेगा, आपका एयूएन नंबर रहेगा, इसके अलावा कितना पैसा जमा हुआ है उसकी पूरे साल की जैसे है एंट्री रहेगी, तो आपको
देखेगा भी सही कि एम्प्लॉयर ने कभी जमा किया है पैसा, मतलब आपका तो 30 तारीख 1 तारीख को कट गया, एम्प्लॉयर ने कभी जमा किया है। कई केसेज में अगर कैश क्रंच होता है तो एम्प्लॉयर थोड़ा डिले से भी जमा करता है, और आपका इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है, आपका जो क्यूमुलेटिव बैलेंस है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, ईपीएस का, वो सब देखता है। एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ का, उस पर ब्याज मिलता है, पर ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उसमें ब्याज नहीं मिलता है आपको, पर वो पैसा कितना आपके नाम से उसमें जमा हुआ है वो दिखता है। और क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए नहीं मिलता है कि जो ईपीएस का पैसा है, आपको अल्टीमेटली ईपीएस की तो पेंशन मिलती है, ईपीएफ का तो पैसा जितना जमा हुआ वो का वो मिलता है, ईपीएस का पैसा नहीं मिलता है, उसके एवज में आपको पेंशन मिलती है। तो अब आखिर में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ईपीएफ पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो हमारे रिटायरमेंट के कॉर्पस को बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? मतलब लगातार पैसा अगर हम जमा कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा कैसे बढ़ता है? देखो ऐसा है, आइंस्टीन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग है वो 8th वंडर है। जो इसको समझते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो उसका नुकसान वहन करते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप जितना पैसा जल्दी बचाना शुरू करेंगे तो उस पर उतने लंबे पीरियड तक आपको ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा। तो मतलब जैसे ये तो आप खुद भी अनुभव किया होगा कि जैसे अगर सपोज आपका पीपीएफ का अकाउंट है या आपका ईपीएफ का अकाउंट है, आपका उस साल का कंट्रीब्यूशन कम होगा, परंतु उस साल का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो उससे आपके कंट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ओवर द ईयर जितना पैसा आपने जमा कराया है और जितना इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट हो गया है, जो एनुअल इंटरेस्ट है उस सब सारे एक्यूमुलेशन पे मिलता है। तो यह एकदम वंडर है, मतलब आपको 10-20 साल बाद में आपका पीपीएफ का पासबुक या ईपीएफ का पासबुक अगर आप रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको खुद को भी आश्चर्य हो जाएगा, अरे इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया मेरे पास में। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो आज हमने समझा कि आपका ईपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है, उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है और पासबुक में दिखने वाली जानकारी का क्या मतलब होता है। अगले एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो नौकरी बदलने वाले लगभग हर एम्प्लॉय के मन में आता है कि नई नौकरी मिलने पर पीएफ का क्या करें, ट्रांसफ़र करें या विड्रॉ। अगर आपके मन में भी ईपीएफ से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।